थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 1993 की मास्टरपीस कहानी फॉलिंग डाउन। तो ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से, जहां हम विलियम उर्फ विल नाम के एक आदमी को अपनी कार में देखते हैं जो गर्मी के दिनों में एक ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है और उसकी कार का एसी भी खराब हो गया है, जिसकी वजह से उसे गर्मी लग रही है और उसके आगे पीछे सभी लोग लगातार हॉर्न बजा रहे हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि ये जाम कब खुलेगा। इसी शोर और गर्मी की वजह से विलियम का सर दुखने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज ऑफिस नहीं जाएगा और वो अपनी कार से उतर के उसे वहीं छोड़ के वॉक करते हुए वहां से निकल जाता है। विल फ्री वे से भाग के एक फोन बूथ पे जाता है और उसमें कॉइन्स डाल के अपनी एक्स वाइफ बेथ को कॉल करता है। बेथ और विल का डाइवोर्स हो चुका है और उनकी एक बेटी भी है जिसकी कस्टडी बेथ के पास है। आज विल की बेटी का बर्थडे होता है और वो उसे विश करने के लिए कॉल करता है, पर फोन उसकी बेटी की जगह बेथ उठाती है और विल चुप हो जाता है क्योंकि बेथ को उसका यहाँ फोन करना पसंद नहीं होता। तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि विल के पास कॉइन खत्म हो गए हैं और वो पास ही के एक स्टोर में से कॉइन्स लेने जाता है। ये स्टोर एक कोरियन आदमी का होता है और विल उससे $1 के चेंज मांगता है, पर वो कहता है कि अगर विल उसके स्टोर से कुछ खरीदेगा तभी उसे चेंज मिल सकता है। आज गर्मी बहुत होती है और विल का किसी से बहस करने का मन नहीं होता, इसलिए वो एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन खरीदता है, पर स्टोर का ओनर 50 सेंट्स की कोक को 85 सेंट्स की बेच रहा होता है, जो सुन के विल भड़क जाता है। विल कहता है कि तुम तो एक हार्ड वर्किंग इमिग्रेंट हो जो अमेरिका में अच्छी लाइफ के लिए आए हो और तुम ही बेईमानी कर रहे हो। ये सुन के वो कोरियन भड़क जाता है और विल को अपने स्टोर से बाहर निकलने के लिए कहता है। विल बड़बड़ाते हुए बाहर जाने लगता है, पर वो आदमी विल को पीटने के लिए काउंटर के नीचे से एक बेसबॉल बैट निकालता है और विल और उसकी लड़ाई हो जाती है। विल उससे वो बैट छीन के उसे नीचे पटक देता है और वो विल से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस मुझे मारना मत। ये सुन के विल और भड़क जाता है और उसके स्टोर का कुछ सामान तोड़ते हुए उससे कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ जो फ्री में कुछ ले लूं और चीजों का रेट बढ़ा के चोरी तू कर रहा है। विल वो बेसबॉल बैट और कोक का कैन रख लेता है और उसके लिए पे करके कैश रजिस्टर से कॉइन्स भी निकाल लेता है और वहां से बाहर आ जाता है। वो फिर से एक पे फोन से बेथ को कॉल करता है, पर बेथ इस वक्त किसी और से बात कर रही होती है, इसीलिए उसका फोन बिजी जा रहा होता है। तभी दो मैक्सिकन गैंगस्टर्स की नजर विल पे पड़ती है और वो विल से उसके पैसे और ब्रीफकेस छीनने के लिए उसके पास आते हैं। विल एक पत्थर पे बैठ के कोक पी रहा होता है जब वो दोनों विल के आगे पीछे घूमने लगते हैं और विल उनसे कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और वो वहां से जाने के लिए उठता है। पर उनमें से एक लड़का अपना चाकू निकाल के विल को दिखाता है और कहता है कि हमें तेरा ब्रीफकेस चाहिए। विल को बेहद गुस्सा आता है क्योंकि ये लोग उसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेसबॉल बैट उठा के इन पे झपटता है, जो देख के ये दोनों गुंडे अपना चाकू फेंक के भाग जाते हैं। विल बेसबॉल बैट वहीं छोड़ के इनका वो चाकू उठा लेता है और एक पे फोन पे जाके फिर से बेथ को कॉल करता है। बेथ फोन उठाती है और विल कहता है कि उसे अपनी बेटी को बर्थडे विश करना है, जिसके लिए वो मना कर देती है क्योंकि बेथ ने कस्टडी के टाइम विल के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था, इसलिए विल कभी बेथ या अपनी बेटी के घर के पास नहीं जा सकता। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी से काफी टाइम से नहीं मिला हूँ और तुम मेरी उससे बात तो करवा ही सकती हो। बेथ विल से कहती है कि वो उसकी फोन पे बात भी नहीं करवाएगी और विल कहता है कि ये फेयर नहीं है क्योंकि उसने डाइवोर्स के टाइम पे उसकी हर कंडीशन मानी थी, पर बेथ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और विल गुस्से में कहता है कि मुझे कोई मेरी बेटी को बर्थडे विश करने से नहीं रोक सकता और आज मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। तभी वो दोनों गैंग मेंबर्स जिन्हें विल ने डरा के भगाया था उससे बदला लेने के लिए अपने कुछ साथी और हथियारों के साथ कार में वापस आते हैं और देखते हैं कि विल फोन बूथ के अंदर बात कर रहा है। उनकी कार में एक लड़की भी होती है जो इस तरह पब्लिकली शूटिंग करने के लिए उन्हें मना करती है, पर वो गैंग मेंबर्स कुछ नहीं सुनते और उस लड़की को कार से उतार के विल की तरफ जाने लगते हैं। ये सभी विल पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, पर तभी फोन बूथ के सामने से एक कार गुजरती है और विल के सिवा बूथ के आसपास खड़े कुछ लोगों को ये गोलियां लगती हैं। विल इस अटैक से बच जाता है और देखता है कि फोन बूथ के बाहर कई लोग इंजर्ड हुए हैं। पुलिस के डर से वो गैंगस्टर्स वहां से भागने लगते हैं, पर ओवर स्पीडिंग की वजह से वो सामने से आ रही एक कार में क्रैश हो जाते हैं। विल देखता है कि आगे बैठे दो गैंगस्टर्स मर चुके हैं और पीछे वाले भी एक्सीडेंट में इंजर्ड होके अपने हथियारों के साथ कार के बाहर गिरे हुए हैं। वो उनमें से एक गैंगस्टर की उजी मशीन गन उठा लेता है और चेक करने के लिए उसे पैर में शूट करता है, जिसके बाद वो उनका हथियारों से भरा बैग उठा लेता है और वहां से चला जाता है। उधर हम बेथ को देखते हैं जो अपने घर पे पुलिस बुला लेती है क्योंकि विल ने उससे कहा था कि वो आज अपनी बेटी से मिलने आने वाला है।
बेथ पुलिस वाले से कहती है कि मैंने डाइवोर्स के बाद अपने एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया हुआ है, और पुलिस वाला उससे कहता है कि अगर विल ने कभी यहाँ आके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को तोड़ा तो हम उसे जरूर अरेस्ट कर लेंगे। वो पुलिस वाला बेथ से पूछता है कि क्या विल एक वायलेंट आदमी है और क्या कभी उसने तुम पे या तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाया है, जिस पे बेथ मना कर देती है और कहती है कि विल एक गुस्से वाला आदमी है और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो जरूर मुझ पे हाथ उठाएगा, पर उसने एक्चुअली कभी ऐसा नहीं किया है। वो पुलिस वाला बेथ की सारी स्टेटमेंट लेता है, पर उसे बेथ के रीजंस अजीब लगते हैं क्योंकि उसने बिना किसी वायलेंस के भी विल के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेके उसे अपनी बेटी से दूर कर दिया है। साथ ही विल कोर्ट के कहने पर घर के लिए मेंटेनेंस और चाइल्ड सपोर्ट के पैसे भी टाइमली पे करता है और उसका कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड की जगह एक पार्क से जाने लगता है और नोटिस करता है कि पार्क में वॉक करने वाले लोगों से ज्यादा भिखारी भरे पड़े हैं, और कई भिखारी तो हेल्दी हैं जो कोई जॉब भी कर सकते हैं, पर उन्हें भीख मांगना ज्यादा इजी लगता है। ऐसा ही एक भिखारी विल के भी पीछे पड़ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है, पर विल कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। वो विल से कहता है कि तुम्हारे पास दो बैग्स हैं और इनमें से एक तो मुझे दे सकते हो, और थोड़ा सोचने के बाद विल उसे अपना ब्रीफकेस दे देता है, जिसके खोलने पर भिखारी को उसमें एक सैंडविच और एप्पल मिलता है जो वो रोज ऑफिस लेके जाता है, और वो एप्पल उठा के गुस्से में विल की तरफ फेंकता है क्योंकि उसे लगा था कि इसमें कुछ कॉस्टली सामान होगा, और विल बिना पीछे मुड़े पार्क से बाहर चला जाता है। उधर हम पुलिस स्टेशन का एक सीन देखते हैं जहां एक लड़की से पूछताछ चल रही है, और ये लड़की वही है जो शूटआउट से पहले गैंगस्टर की कार में से उतर गई थी। वो लड़की कहती है कि एक वाइट आदमी ने मेरे दोस्तों पे सुबह बेसबॉल बैट से हमला किया था और बाकी सब भी उसी को मारने आए थे, पर शूटआउट और एक्सीडेंट कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। ये सभी बातें एक सीनियर ऑफिसर मार्टिन भी सुनता है जो आज पुलिस फोर्स से रिटायर होने वाला है, और वो इस केस में इंटरेस्ट भी दिखाता है, पर उसके जूनियर कहते हैं कि आज उसे काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज उसका ऑफिस में लास्ट डे है। बेसबॉल बैट से मार्टिन को याद आता है कि आज सुबह एक कोरियन आदमी भी स्टेशन आया था जिसने ये कंप्लेंट करी थी कि एक व्हाइट आदमी ने उस पे स्टोर में घुस के बेसबॉल बैट से हमला किया है, और मार्टिन मैप में देखता है और कहता है कि ये सारे इंसिडेंट एक ही एरिया के रेडियस में हुए हैं और जरूर ये आदमी यहाँ बिना कार के ट्रैवल कर रहा है जिसे हमें ढूंढना चाहिए। उधर विल एक डाइनर में कुछ खाने जाता है और एक बर्गर ऑर्डर करता है, पर स्टोर की वेट्रेस और मैनेजर कहते हैं कि 5 मिनट पहले ही लंच टाइम शुरू हो गया है और अब वो सिर्फ मील सर्व कर रहे हैं, इसलिए उसे भी पूरी मील ऑर्डर करनी पड़ेगी। विल कहता है कि मुझे सिर्फ एक बर्गर खाना है और 5 मिनट के डिले के लिए मैं एक पूरा मील ऑर्डर क्यों करूं, जिसपे वो कहते हैं कि यही रूल्स है, और विल गुस्से में हथियार निकालता है और कहता है कि अब तुम मुझे सिंगल बर्गर ही सर्व करोगे, और हथियार देख के सभी लोग डर जाते हैं। विल बाकी कस्टमर से कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और उसका इंटेंट किसी को हार्म करने का नहीं है। स्टोर के लोग फौरन विल के लिए एक बर्गर बना के उसे देते हैं, पर उस बर्गर को देख के वो और गुस्से में आ जाता है। विल सभी कस्टमर से कहता है कि मेरे इस कमजोर बर्गर को देखो, और इन्होंने अपने मेन्यू में जिस बर्गर की फोटो लगाई है एक बार उसे देखो। ऐसी एड्स दिखा के ही ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। विल सीलिंग पे एक गोली चलाता है और अपने बर्गर के लिए पैसे पे करके वहां से चला जाता है। इस इंसिडेंट की भी पुलिस कंप्लेंट होती है और ये केस सैंड्रा नाम की एक डिटेक्टिव को मिलता है। मार्टिन सैंड्रा से लंच में मिलता है और सैंड्रा उससे कहती है कि उस आदमी ने सिर्फ छत पे गोली चलाई थी और अपने बर्गर के लिए भी पूरे पैसे दिए थे, और मार्टिन को याद आता है कि कोरियन स्टोर के ओनर ने भी कहा था कि उस आदमी ने सॉफ्ट ड्रिंक के पूरे पैसे पे किए थे, और ये जरूर एक ही आदमी का काम है जो ईमानदार है पर खतरनाक भी है। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो एक फोन बूथ से फिर से बेथ को कॉल करता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। बाहर आते ही एक आदमी विल पे चिल्लाने लगता है और गाली देके उससे कहता है कि तेरा प्राइवेट फोन नहीं है और मैं काफी देर से बाहर वेट कर रहा हूँ, और उसकी लैंग्वेज सुन के विल गोलियां चला के उस फोन बूथ को ही उड़ा देता है ताकि वो यहाँ से कॉल न कर सके। थोड़ी देर के बाद विल देखता है कि उसके एक जूते में होल हो गया है और वो शू खरीदने एक स्टोर में आता है। मार्टिन के कहने पर सैंड्रा और कुछ पुलिस वाले भी उसी इलाके में घूम रहे होते हैं और उसे देख के विल छुप जाता है। सैंड्रा स्टोर के ओनर से पूछती है कि क्या तुमने व्हाइट शर्ट और चश्मे के साथ किसी आदमी को देखा है? उस आदमी के हाथ में एक बैग भी है। वो ओनर सैंड्रा से झूठ बोल देता है और विल के बारे में कुछ नहीं बताता, और विल को समझ नहीं आता कि वो आदमी उसे क्यों सेव कर रहा है। सैंड्रा के जाने के बाद विल बाहर आता है और वो आदमी विल को लेके पीछे एक कमरे में जाता है।
वो कहता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ क्योंकि तुम एक सच्चे व्हाइट अमेरिकन हो और तुमने कोरियन और मैक्सिकन लोगों पे अटैक किया है एंड आई एम श्योर तुम ब्लैक लोगों को भी मारोगे। और विल समझ जाता है कि यह आदमी एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट है और विल को अपना काम जारी रखने के लिए वो एक रॉकेट लॉन्चर भी देता है। विल उससे कहता है कि मैं सिर्फ सोसाइटी के धोखेबाज लोगों को टारगेट कर रहा हूँ और मुझे उनकी रेस या नेशनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुन के वो आदमी भड़क जाता है। वो विल को हथकड़ी लगाने लगता है और कहता है कि फिर तू मेरे किसी काम का नहीं है। वो विल की तलाशी लेता है और उसके पास से वो गिफ्ट निकलता है जो विल ने अपनी बेटी को बर्थडे पे देने के लिए खरीदा था और वो उसे तोड़ देता है, जिससे विल को गुस्सा आ जाता है और विल उसके कंधे में एक चाकू घुसा देता है और हाथ खुलने के बाद उस आदमी को शूट करके मार देता है क्योंकि वो इस सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था। वो उसी शोर से बेथ को फोन करता है और कहता है कि मेरा आज अपनी बेटी से मिलना बेहद इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं घर आ रहा हूँ। पर बेथ कहती है कि ये घर अब तेरा नहीं है और अगर तू यहाँ आया तो पुलिस तुझे अरेस्ट कर लेगी, जिन्हें मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुकी हूँ। उधर हम पुलिस स्टेशन में मार्टिन और सैंड्रा को देखते हैं, जिन्हें एक फोन बूथ पे गोलियां चलने की न्यूज मिलती है और इस बार भी अटैकर का होलिया सेम ही होता है। और मार्टिन कहता है कि हमें उसी एरिया में जाना होगा जहां से ये सारे अटैक्स शुरू हुए थे। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जिसने अपने कपड़े बदल लिए हैं और अब उसके पास एक रॉकेट लॉन्चर भी है। वो उसी हाईवे से गुजर के अपने घर की तरफ जाने लगता है जहां आज सुबह उसने अपनी कार को छोड़ा था और वो देखता है कि अभी भी वहां एक लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में एक आदमी अपने आगे फंसी एक बूढ़ी लेडी ड्राइवर को गालियां दे रहा होता है और विल उसे एक जोरदार पंच मार के चुप कराता है। विल सीधा कंस्ट्रक्शन कर रहे एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि 2 दिन पहले तक ये रोड बिल्कुल ठीक थी, फिर तुमने इसे आज तोड़ क्यों दिया। वो विल को सीरियसली नहीं लेता और कहता है कि गवर्नमेंट रोड की कंस्ट्रक्शन इसीलिए कराती है ताकि उसे बार बार रिपेयर करके टैक्स पेयर्स का पैसा खाया जा सके और हम हर साल ऐसा ही करते हैं, इसलिए अगर किसी को इससे प्रॉब्लम हो भी रही है तो उन्हें टॉलरेट करना सीखना चाहिए। इस नाइंसाफी के बारे में सुन के विल फिर से गुस्से में आ जाता है और वो रॉकेट लॉन्चर निकालता है जो देख के वो कॉन्ट्रैक्टर भागने लगता है, पर विल उसे यूज नहीं कर पा रहा होता। तभी साइकिल पे जा रहा एक बच्चा उसे आरपीजी फायर करना सिखाता है जो उसने वीडियो गेम में देखा था और विल एक मिसाइल फायर करता है जिससे वो कंस्ट्रक्शन साइट तबाह हो जाती है और विल वहां से अपने घर की तरफ जाने लगता है। मार्टिन और सैंड्रा उस स्टोर और हाईवे के पास जाते हैं जहां विल ने कोरियन आदमी और मैक्सिकन गुंडों पे बैट से हमला किया था और मार्टिन को याद आता है कि सुबह उसके सामने ट्रैफिक जैम में एक आदमी अपनी कार बीच रोड पे पार्क करके भाग गया था और वो सैंड्रा को उस कार के ओनर की इंफॉर्मेशन निकलवाने को बोलता है और इन्हें पता चलता है कि कार के ओनर का नाम विलियम फॉस्टर है और ये दोनों विल के रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाते हैं। उधर अपने घर जाने के लिए विल एक शॉर्टकट लेता है और एक गोल्फ कोर्स में घुस के वहां से जाने लगता है जहां गोल्फ खेल रहे 2 बूढ़े आदमी विल के कपड़े देख के उस पर हंसते हैं और उन्हें फौरन समझ आ जाता है कि ये हमारे गोल्फ क्लब का मेंबर नहीं है और एक आदमी विल को सर पे हिट करने के लिए एक बेहद तेज शॉट खेलता है। विल नीचे झुक के बच जाता है पर उसे अमीर बुढ़ों की ये हरकत देख के बेहद गुस्सा आता है और वो बैग से एक शॉटगन निकालता है। विल कहता है कि तुम अमीर लोगों ने अपने शौक के लिए ये 100 एकड़ की जगह हथियार रखी है जहां बहुत कुछ बन सकता था और अगर कोई मिडिल क्लास आदमी यहाँ वॉक भी करेगा तो तुम उसे बॉल से मारोगे। जो कह के वो उनकी गोल्फ कार्ट पे गोली चलाता है और उनमें से एक आदमी को डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है और विल उसे वहीं छोड़ के अपनी घर की तरफ जाने लगता है। उधर मार्टिन और सैंड्रा विल का एड्रेस निकलवा के उसके घर तक पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ उसकी मां होती है और उन्हें पता चलता है कि विल के फादर और ग्रैंडफादर आर्मी में सर्व कर चुके हैं और विल भी एक डिफेंस कंपनी में एयर डिफेंस और मिसाइल डिजाइन का काम करता है। विल का बैकग्राउंड और जॉब डिस्क्रिप्शन सुन के पुलिस वाले इंप्रेस होते हैं क्योंकि वो एक हाईली एजुकेटेड और देशभक्त आदमी है, पर डिफेंस कंपनी में कॉल करने पर उन्हें पता चलता है कि विल को 1 महीने पहले जॉब से निकाल दिया गया है, जो बात उसने किसी को नहीं बताई। मार्टिन विल की मदर से पूछता है कि क्या विल का कोई और एड्रेस है और वो उसे उसकी एक्स वाइफ बेथ का एड्रेस देती है। उधर ये जान के कि विल उसके घर आ सकता है, बेथ अपनी बेटी के साथ बीच पे बने मरीना चली जाती है और घर आके विल देखता है कि उसकी बेटी वहां नहीं है और वो एक वीसीआर टेप लगा के उसकी बचपन की मेमोरीज देखने लगता है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी को मरीना जाना बेहद पसंद है और शायद वो वहीं गई हो। पर तभी मार्टिन और सैंड्रा वहां आ जाते हैं। मार्टिन घर के फ्रंट डोर से एंट्री लेता है और सैंड्रा को पीछे के दरवाजे से आने के लिए बोलता है, पर अब तक विल भी अलर्ट हो जाता है और वो सैंड्रा पे फायर करके वहां से भाग निकलता है।
विल एक हैंडगन के साथ मरीना पहुंच जाता है और उसे फाइनली बेथ के साथ अपनी बेटी दिखाई देती है, जो उसे देख के बेहद खुश होती है। पर बेथ उससे कहती है कि तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। विल उसे हग करता है और कहता है कि अगर तुम घर से बाहर निकल के ध्यान दोगी तो नोटिस करोगी कि हमारी पूरी सोसाइटी की कंडीशन ही खराब है और हर जगह सिर्फ करप्शन और स्कैम चल रहा है, जहां लोग सिर्फ एक दूसरे को लूटना चाहते हैं। अब तक विल को फॉलो करते हुए मार्टिन भी वहां आ जाता है और वो उसे बिना ट्रिगर करे पॉपकॉर्न खाते हुए उससे बातें करने लगता है। विल अपनी बेटी के हाथ से पॉपकॉर्न खाने लगता है और डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी गन नीचे रख देता है, जो देख के मार्टिन बेथ को इशारा करता है और बेथ वो गन उठा के समंदर में फेंक देती है। और मार्टिन अपनी रिवॉल्वर निकाल के विल पे पॉइंट करता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि सोसाइटी में खराबी है और बुरे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, पर ये वायलेंस इसका हल नहीं है, इसलिए सरेंडर कर दो। पर विल का जेल जाने का कोई इरादा नहीं होता और वो कहता है कि मेरे जैकेट की पॉकेट में एक और गन है और मैं उसे यूज करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे शूट कर दो। मार्टिन उसे समझाता है कि तुम सजा काट के बाहर रह सकते हो, पर विल कहता है कि मैं जेल जाके अपनी बेटी की कोई हेल्प नहीं कर सकता, पर मेरे मरने पर मेरी बेटी को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। जो कह के विल अपनी पॉकेट में हाथ डाल के गन निकालने लगता है और उसके ऐसा करते ही मार्टिन उसे सेल्फ डिफेंस में शूट कर देता है। पर विल के पास असली गन नहीं बल्कि अपनी बेटी की वाटर पिस्टल होती है और गोली लगने से वो नीचे समंदर में गिरता है और मार्टिन समझ जाता है कि विल आज मरने के लिए ही घर से निकला था और उसने अपने लास्ट मोमेंट में भी अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा किया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।